नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच आ चुकी हूं। रण क्षेत्र में आज कोई राजनीतिक बहस मुबाहिस नहीं होगी। आज तो रण क्षेत्र में बात होगी सीआरपीएफ के जवानों की शूरता की। आज तो रण क्षेत्र में बात होगी उस संकल्प की जिस संकल्प में छिपा है नक्सलियों का सनातनी समाधान, यानी वो नक्सलवाद जिस पर कभी ये सोचा जाता था कि समस्या का समाधान हो सकता भी है या नहीं। लेकिन देखिए, जब शिद्दत के साथ संकल्प लिया जाता है, जब लक्ष्य और उद्देश्य संकल्प पूर्ति का रखा जाता है, तो वो संकल्प भी सामने आता है और उसकी पूर्ति होती हुई बड़ी तस्वीर, बृहद तस्वीर भी सामने आती है। ऐसा ही कुछ हुआ है। देश से नक्सलवाद के समूल विनाश का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने, मोदी सरकार ने एक संकल्प लिया और संकल्प में स्पष्ट रूप से कह दिया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। और जैसे ही ये संकल्प सामने रखा गया, फ्री हैंड दिया गया हमारे जवानों को और इसके बाद से शुरुआत हुई उस खात्मे की जो अब ये बता रहा है कि देश बहुत जल्द नक्सलवाद मुक्त होने वाला है, नक्सलियों से मुक्त होने वाला है। आज एक बार फिर से सुकमा में हमारे जवानों ने उस वीरता का परिचय दिया। खबर यह आ रही है कि 16 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है। इसके पहले अभी आपको याद होगा, ज्यादा समय नहीं बीता है, हफ्ते भर पहले भी नक्सलियों का विनाश किया गया था। इन सब के पीछे वो स्ट्रैटेजी है, वो सामंजस्य है, वो समन्वय है जिसकी कमी बीते सरकार में देखने को मिला करती थी। हम जब कभी भी कुछ संकल्प लेते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, समाधान की तरफ जाने की बात करते हैं, तो उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है। और इस सरकार में, वर्तमान सरकार ने उस दृढ़ इच्छा शक्ति को सामने रखते हुए अपने जवानों को वो ताकत दी, वो बल दिया, जिससे आज नक्सलियों का समूल विनाश होने का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है। निरंतर सतत प्रक्रिया के तहत ये कहा जा रहा है कि 2026 तक भारत को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। कुछ आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि किस तरीके से 2013 की बात करते हैं, जब मोदी सरकार की पहली की बात, 2014 में पहली बार मोदी सरकार आई, और उसके पहले की अगर बात की जाए तो कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि 126 जिले ऐसे थे 10 राज्यों के जो नक्सल से पूरी तरह प्रभावित थे। लेकिन आज की तारीख में, यानी साल 2025 में, जब मैं आपके सामने रण क्षेत्र का आज का ये कार्यक्रम लेकर आ रही हूं, तो आज की तारीख तक 9 राज्यों में महज अब 38 जिले ऐसे हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं। कहां 126 और कहां 38। यानी ये बताता है कि किस तरीके से एक संकल्प जो लिया गया, उस संकल्प के लिए तमाम वो लक्ष्य उद्देश्य जो जीत रखा गया था, उसके लिए आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया, समन्वित होकर सीधे तौर पर जवानों को फ्री हैंड दिया गया। और इस फ्री हैंड के बाद ही एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने आई है, और यही वो तस्वीर है जो बताएगी कि अधर्मी नक्सलियों का सनातनी समाधान कैसे होता है। जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी न पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नक्सलवाद का नामो निशान मिटाना है, हिंदुस्तान को नक्सल मुक्त बनाना है। ये सिर्फ एक वायदा नहीं, बल्कि मोदी सरकार का संकल्प है। और इसी संकल्प पर गृह मंत्री अमित शाह कई बार मंचों से साफ कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन
एक चिट्ठी लिख कर रखना द्वारका वालों, 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। समाप्त। नक्सलवाद उसको जमीन के 300 फुट नीचे हम दफना कर रहेंगे। धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। पीएम मोदी के संकल्प और गृह मंत्री अमित शाह के इस वायदे को पूरा करने में देश के वीर जवान जी जान से जुटे हैं। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर जवानों ने 16 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया। इससे पहले 25 मार्च को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 और 20 मार्च को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर ही मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को ढेर किया गया था। कांकेर में भी 4 नक्सलियों का काम तमाम किया गया था। 2025 में कुल 11 मुठभेड़ में अब तक हमारे वीर जवानों ने 142 नक्सलियों को मार गिराया है और तो देखा आपने कि किस तरीके से जवानों ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है कि कैसे नक्सलियों को खत्म करना है। लेकिन अब आपको यह भी समझना होगा कि एक तरफ तो नक्सली थर-थर कांप रहे हैं, दहशत में हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह ने अल्टीमेटम दे दिया हो, डेट तय कर दी हो, तारीख मुकर्रर कर दी हो कि भाई 31 मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा नक्सलवाद को पूरे देश से, तो दहशत एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ वो सच्चाई भी है जो खुद नक्सली अब सामने आकर बता रहे हैं कि उनको कैसे यूटिलाइज किया जाता रहा। बीती सरकारों में किस तरह से उनके साथ वो हुआ जिसके वो हकदार नहीं थे। वो मुख्य धारा में आ सकते थे, लेकिन उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट सिस्टम बहुत मायने रखता है। ऐसे ही एक नक्सली जो सामने कैमरे पर आकर ये बताता है कि उसे क्या दिक्कतें होती थीं, आप जरा उन्हीं के शब्दों में सुनिए। मेरा नाम दिनेश मौर्यम है। मैं गंगालुरु एरिया कमेटी का इंचार्ज हूँ, पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का मेंबर हूँ। मैं 20 साल तक मैं माओवादी संगठन में रहकर काम किया हूँ। इसमें मैं रहकर कुछ सोचा हूँ भाई आदिवासियों के हित के लिए लड़ रहा हूँ करके, लेकिन इसमें कुछ अलग है विचारधारा। इसलिए ये बड़े लीडर लोग मेरे भोले भाले आदिवासी युवा युवतियों को दबा कुचला कर भर्ती करवाया जा रहा है। इसमें जल जंगल जमीन के नारों से प्रेरित करके आदिवासियों को ही भड़का रहे हैं। अगर कोई विरोध करते तो उसको मुखबिरी बताकर, शुक्ली नेटवर्क बताकर उसका पूरा अमानवीय तरीके से हत्या किया जाता है और बड़े लीडर लोग उसका तो इस्तेमाल किया जाता है जल जंगल जमीन के नाम पर। यह साफ तौर पर आ चुका है सामने। अब क्योंकि नक्सलवाद की कमर तोड़ी जा रही है और कहते हैं कि जब कभी भी हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो उसके समाधान में मल्टी प्रोंग एक्शंस लिए जाते हैं। बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं, केवल नक्सलियों को मारा नहीं जा रहा है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सिर्फ क्या मार देना ही इलाज है, मार देना ही इलाज नहीं है, लेकिन ये इलाज कई तरीके से हो रहा है। वो मल्टी प्रोंग एक्शंस क्या क्या है हम आज रण क्षेत्र में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज की बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को नजरअंदाज इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वो घटना है सुकमा में नक्सलियों का खात्मा, जो बताता है कि धीरे धीरे कैसे कैसे छत्तीसगढ़ से नक्सल का खात्मा हो रहा है। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, ये जो क्रिया है वो पूरी तरह से पूरे देश में लागू होती हुई नजर आती है। योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ हैं। आइए जरा जल्दी से उनके पास चलते हैं। और आज योगेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका रण क्षेत्र में। और महत्वपूर्ण यह है कि आज जब यह खबर हमारे सामने आती है कि सुकमा में भी 16 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया, अभी और ज्यादा ये संख्या बढ़ रही है, बढ़ सकती है, ये कितनी बड़ी सफलता मानी जाए? क्योंकि उस इलाके में नक्सलवाद का अब खात्मा हो रहा है जो गढ़ कहा जाता रहा है। और कहते हैं ना कि उस मांद में घुसकर अब शेर घुस रहे हैं। पहले एक समय था जब नक्सली अपने आप को शेर कहा करते थे, लेकिन अब वो भूल गए कि बब्बर शेर उनकी मांद में घुस रहे हैं और नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं।
योगेश, आप मेरी इस सवाल का जवाब दें उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ राजकुमार राठी साहब भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक पहला अपडेट योगेश से लेना चाहती हूँ। योगेश जी, ओवर टू यू। कितनी बड़ी सफलता? बिल्कुल लावनी जी, देखिए जिस तरह से अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जब से राज्य का गठन हुआ था सन 2000 में, तब से लेकर अब तक जो नक्सलवाद का नासूर था वो बार बार यहाँ पे महसूस होता था। लोग एक तरह से लगातार ये कहते थे कि अब ये क्रियाकलाप बन चुका है। जिस तरह से नक्सली कभी ग्रामीणों को मारते हैं, कभी जवानों पर हमला करते थे, तो ये कहा जाता था कि कहीं ना कहीं ये जो नक्सलवाद का नासूर है ये पता नहीं कब खत्म होगा। लेकिन यदि हम पीछे कुछ महीनों की बात करें तो आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवान, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस की बात हो, माँ भारती के वीर सपूत हो, या फिर राज्य के पुलिस फोर्स की बात करें, डीआरजी के जवानों की बात करें, बस्तर बटालियन की बात करें, तो एक समन्वय जो है लावनी, वो साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। और जिस तरह से समन्वय के साथ में, चूंकि पहले मैं आपको बता दूं, हम बहुत बार बस्तर गए हैं, जब ऐसी घटनाएं सामने आती थी सुरक्षा बल के अधिकारियों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी कई बार बात होती थी, तो ये बात सामने आती थी कि कई बार जो है नक्सली आम जो भोले भाले ग्रामीण है उनको भरमा देते थे। लोकल लैंग्वेज में बात करने के साथ ही कई बार उनके मन में कई तरह से ब्रेन वॉश करके उनकी चीजों को कई तरह के मानसिकता के जरिए जो है बदलने का प्रयास किया जाता था। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो अलग अलग राज्यों से आकर भी यहाँ पर, चाहे वो कैंप लगाने की बात करें, चाहे वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को एक तरह से कोऑर्डिनेट करने की बात करें, या बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात करें, जो समन्वय है साफ तौर पे वो सुरक्षा बल के जवानों का अब लगातार दोनों ही फोर्सेस में देखा जा रहा है। और यही जो है परिचायक है सफलता का, जिसकी वजह से आप देखिए कि एक तरफ जो है जो आंकड़ा है नक्सलियों के मारे जाने का वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी का विश्वास है गृह मंत्री अमित शाह को, इन सुरक्षा बल के जवानों के कांधे पर जो जवाबदारियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिपादित साफ तौर पे कर रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। और इसे प्रतिपादित होने की वजह से ही खास तौर पे चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की बात करें, वो ये बात को दावा करने के साथ बार बार दोहरा रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के घाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये इस बात को इंगित करता है कि अब जो कोऑर्डिनेशन है साफ तौर पे वो सुरक्षा बल के जवानों के बीच देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, जो ग्रामीणों का विश्वास है सुरक्षा बल के जवानों के प्रति लावनी, वो साफ तौर पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक समय नक्सली जो है उनके बीच पहुंचते थे ग्रामीणों के बीच में और डराते धमकाते थे सुरक्षा बल के जवानों को लेकर के, लेकिन अब वही सुरक्षा बल के जवान जब वहां पे सड़कें बनाते हुए दिख रहे हैं, रोड ओपनिंग पार्टियां जो है वहां पे काम करती नजर आती हैं, सामने चलती नजर आती हैं, कैंप जब वहां पे बढ़ रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंगें वापस से हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा भी कि जो भारत मां का तिरंगा है बहुत शान से कई जगहों पर वापस लहराने लगा है, फहराया जाने लगा है। वो इस बात को इंगित करता है कि अब जो है विश्वास ग्रामीणों का सुरक्षा बल के जवानों के प्रति बढ़ रहा है। और सुरक्षा बल के जवानों का जो आपसी समन्वय है वो विश्वास के रूप में दृढ़ निश्चय के साथ में इस बात को इंगित कर रहा है कि हां, हम पूरी तरह से लाल आतंक को छत्तीसगढ़ से खत्म कर देंगे। और जो उनको फ्री हैंड दिया गया है, इस बात का नतीजा है कि अब नक्सलियों के मांद में घुस करके सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। जी लावनी, बिल्कुल, ये भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हो और उसी का एक बड़ा हम परिणाम आज हमने सुकमा की तस्वीरों में भी देखा है। हमारे साथ अनिल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब जरा पहले राठी साहब आपके पास भी आ रही हूँ। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि हमें किसी समस्या का स्थायी समाधान चाहिए, तो उसके पहले संकल्प लेना पड़ता है, लक्ष्य और उद्देश्य तय करना पड़ता है। आपकी सरकार ने संकल्प लिया, लक्ष्य और उद्देश्य भी तय कर दिया और तारीख भी तय कर दी है। मान लिया जाए कि 31 मार्च 2026 की वो तारीख हो जाएगी जब हम ये कह सकेंगे कि संपूर्ण रूप से देश से समूल नाश हो गया है नक्सलवाद का। राठी साहब, देखिए लवनी, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारे गृह मंत्री जी ने जो चुनौती के रूप में नक्सलवाद को स्वीकार किया कि 31 मार्च 26 तक जो है नक्सलवाद देश से मुक्त होगा, और ये बड़ा कदम है। आप देखेंगे लवनी जी, 126 जिले में नक्सलवाद जो है हमारा 126 जिला प्रभावित था। और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन किया कुछ नहीं। इसी प्रकार से इंदिरा जी को एक बार हवाई जहाज की जगह ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने महिलाओं को ट्रैक के किनारे शौच करते हुए देखा और दूसरे दिन बड़ा बयान दिया इंदिरा गांधी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, कि देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन किया कुछ नहीं। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है लवनी जी, हमको ऐसा विपक्ष मिला है। हमारे जब सेवा के जवान, हमारे सेना के जवान जब
पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों को खत्म करने का काम करते हैं, तो हमारे कांग्रेस के नेता हमारे जवानों की शहादत का जो है प्रूफ मांगते हैं। ऐसा विपक्ष हमको मिला, ये हमारा भाग्य है। लेकिन दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और मार्च 2026 तक जो है हमारा देश पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त होगा। और मुझे लगता है लवनी जी, छत्तीसगढ़ उससे पहले मुक्त होगा। 126 जिले में से आप देखेंगे 114 जिले जो है वो नक्सलवाद से मुक्त हो गए। मात्र 12 जिले तक इनकी गतिविधि सिमट गई है। और छत्तीसगढ़ में अभी भी आप देखेंगे तो नक्सलवाद का क्षेत्र जो है लगातार सिमट रहा है। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ तो नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की एक बड़ी सफलता है। आपको ये भी मालूम है लवनी जी, जब भी हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आते हैं तो छत्तीसगढ़ में जब बैठक होती है तो खाली छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल नहीं होते। आसपास के जितने राज्य हैं, क्या मैं उड़ीसा की बात करूं, क्या तेलंगाना की बात करूं, क्या महाराष्ट्र की बात करूं, क्या मध्य प्रदेश की बात करूं, सभी जिले के जो सभी प्रदेश के अधिकारी मीटिंग में शामिल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और देश के लिए सौभाग्य का विषय है जो नक्सलवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन, विकास का सबसे बड़ा दुश्मन, आधारभूत सुविधा का सबसे बड़ा दुश्मन। और आपको ये भी जानकारी की मेडिकल फैसिलिटी तक जो है वो जो है बस्तर में नहीं पहुंच पा रही थी। और हमारी पार्टी की विचारधारा है लवनी जी, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विचारधारा पर चलकर और विकास की बात करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। आप देखते हैं कि कई बार हमको ये बात देखने में आती है और आपके टीवी चैनल में भी दिखता है कि किसी की कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है बस्तर में तो किस प्रकार से चारपाई में डालकर, जिस प्रकार से डेड बॉडी को ले जाते हैं उस प्रकार से चारपाई को डालकर कई किलोमीटर तक हमारे आदिवासी भाई वो मरीज को लाने का काम करते हैं। ये मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य का विषय कांग्रेस के समय में रहा है कि आधारभूत सुविधा से भी हमारा जो बस्तर है वंचित रहा है। लेकिन अब जिस प्रकार से रोड का निर्माण, नाली का निर्माण, सड़क का निर्माण, ठीक है, आप कह रहे हैं कि विकास से भी आपने जोड़ दिया है। आइए अनिल सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस से हैं, आपने इतनी बड़ी बातें कह दी है, लेकिन अनिल जी देखिए आरोप तो लगता है क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति आपके शासन में रही, आपकी सरकार में रही, ये तो सवाल लाजमी है, ये पूछा जाएगा कि ऐसी क्या वजह रही कि आपकी सरकार के समय में ये जो जितनी बड़ी संख्या में अभी हमारे सामने जो आंकड़े आते हैं नक्सलवाद के खात्मे का या नक्सलियों के खात्मे का, वो क्यों नहीं आ पाते थे? 40% इसका पूरा का पूरा कहना चाहिए कि ये जो सफलता का परसेंटेज निकलता था वो 40% के आसपास रहता था आपकी सरकार में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं किया काम, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन बड़े आंकड़े नहीं आते थे और आज की तारीख में ये 85% को क्रॉस कर जाता है। क्या वजह रही? लावनी जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और सुदर्शन न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़ी हैरत की बात है लावनी जी, 2000 से 2003 जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना तब हमारी सरकार थी और इस प्रदेश को स्थापित किया कांग्रेस के उस समय की सरकार ने। 3 से 18 भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों तक सरकार रही। और लावनी जी, आश्चर्य आपको होगा लेकिन आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद था 2003 में। 2018 आते आते वो 20 जिलों में पहुंच गया और 20 जिलों का वो नक्सलवाद, उसका दंश हमने झीरम घाटी में भी झेला। और उसके बाद 2018 में हमारी सरकार आती है। 19-20 में 20-21 में कोविड की महामारी जिससे पूरा विश्व भ्रमित था। 3 से 5 किसान जो छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन आत्महत्या करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है, वो आत्महत्याएं रुक गई। नक्सलियों को मांद में घुस घुस के मारा गया, नक्सलियों का सर्वाधिक आत्मसमर्पण हुआ, 350 नक्सल क्षेत्र की बंद स्कूलों को चालू किया गया, तेंदुपत्ता की कीमतों को जबरदस्त इजाफा दिया गया, सामुदायिक वनाधिकार पट्टे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बांटे गए, पूरे हिंदुस्तान की सरकार हतप्रभ थी। और बड़ी बात आपको बता दूं, वनोपज जो है, वनांचल में जो वनोपज पैदा होती है उसका 75% छत्तीसगढ़ से जाने लगा, 25% में पूरा हिंदुस्तान था। यह कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियां हैं और वही कांग्रेस की सरकार ने जो बीज बोए थे उसको आज ये काट रहे हैं। दूसरी बात, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने अभी बड़ा काम किया और लावनी जी, आपने बड़े दिन से एक बयान भी की, हर सरकार काम करती है, पर वो 3 से 18 क्यों काम नहीं किए? क्यों बस्तर को, वनांचल को कब्रगाह बना दिया गया लोकतंत्र का? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात ना, मौका तो आपको मिला था, मौका आपको मिला था, वो काम आपको करना चाहिए था। अगर आपने काम किया होता तो फिर वर्तमान सरकार को पुनः मौका नहीं मिलता, बीजेपी दोबारा नहीं आई होती। लावनी, विश्वास तो आप लोगों ने, आप नहीं बना पाए। अब आप मुझे बोलने देंगी? बहुत देर तक हमने भाषण सुना है उनका। नहीं, आप बराबर से बोल रहे हैं, आपको भी सब सुन रहे हैं। अभी तक शांति से आपने जितनी बातें बोली सबने बोली।
मेरे ख्याल से अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगी तो मेरा बैठना अरे व्यर्थ मेरा है। मैं सवाल आपको तो बहुत सवाल का विनम्रतापूर्वक जवाब प्रणाम करके तो चला जाऊंगा। दीजिए मुझे अनिल लेकिन जी। मेरा निवेदन यह है, मैं बात उसी को कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने अभी सवाल का आंकड़े जवाब दिए हैं, दीजिए। जिसको मैं चुनौती दे रहा हूं कि कोई भी नकार दे कि 2018 में 20-21 जिलों के नक्सलवाद को ऐसा नियंत्रित किया गया, 1000 से अधिक मासूम आदिवासियों को रिहा किया गया, 350 से अधिक बंद स्कूलें रमन सरकार की खोलने का काम हुआ। कौन है इसका जवाब? नारायणपुर जैसा नक्सल प्रभावित जिला सुपोषण अभियान में कुपोषण को खत्म करने में अनिल जी, तो फिर मैं राष्ट्रीय तभी तो अवार्ड आपसे जीतता है। पूछ रही हूँ, मैं तभी तो आपसे आपको पूछूं, आप मेरे तो सवाल मैं को बता रहा हूं। नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर इतना नहीं, काम आगे किया जवाब गया दे था, रहा हूं। अगर आगे इतना जवाब काम दे किया रहा हूं। गया था तो फिर मीडिया आपकी तो- पार्टी की सरकार आज की तारीख में होनी नहीं। चाहिए थी। लोग आपको उसी का पसंद जवाब करते तो मैं दे रहा हूं। विश्वास तो आप बीजेपी सुन पर लीजिए। जता दिया। मेरा निवेदन है, विनम्र आग्रह हाँ, है, सुन लीजिए। बताइए, बताइए। 1% से कम का अंतर है हार जीत का, 1% से कम का अंतर है, ध्यान दीजिएगा लावनी जी। और ये हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, ईडी, आईटी, सीबीआई और अब दो आप कौन से नक्सलियों लोग की हैं बात जिनका करिए धर्म ना, ये बनाया हिंदू गया, ईसाई हिंदू, ये उस तो बात ही नहीं हो रही है। 1% के अंतर को आप सरकार नहीं कह सकते। और मैं सरकार मानता हूं बनी है, लेकिन मेरा कहना है उस 1% के अंतर को हमारा फेलियर मत बताइए। हमने इनको 12-13 सीटों पे लाया था, फिर लाएंगे। राठी जी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जितने अत्याचार, जितने किसानों के साथ शोषण का खेल फिर चालू कर दी है, वो अपनी जगह कायम है। दूसरी बात लाऊंगी जी, राठी साहब देखिए, प्रत्यक्ष फिर आप अब सुन लिया, आपको सुन लिया, दे दिया आपको पूरा मौका। लेकिन एक चीज सुन लिया, आप सुनिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राठी साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी जिस नक्सलवाद पर हम लोग बात कर रहे हैं, आपके पास उसका जवाब आपने प्रॉपरली मुझे दिया नहीं, आपने उसका जवाब ठीक तरीके से दिया नहीं। जब मैंने आपसे पूछा कि अगर आप पर भरोसा होता तो आपका दोबारा चयन होता, इस पर भी आप बहुत क्लियरली कुछ बोल नहीं पाए। आप देखिए अनिल जी, एक सेकंड, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अभी मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी। रुचि, जरा आप जल्दी से वो तस्वीरें दिखा दें कि एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मार रही है लोगों को, सिर्फ नक्सलियों को मार रही है। वहां पर किस तरीके से मुख्य धारा से नक्सलियों को जोड़ा जा रहा है, सरेंडर कर रहे हैं नक्सली। और अभी अभी आप शो में पहले नहीं जुड़े थे। अनिल जी सुनिए, अनिल जी सुनिए, अनिल जी सुनिए, अभी आप शो में पहले नहीं जुड़े थे। अनिल जी, आप पहले शो में नहीं जुड़े थे, इसलिए आपने वो बयान नहीं सुना जब वहां जहां पर खुद एक नक्सली ये कहता हुआ नजर आता है कि हमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए वो स्कूल है। अरे रुकिए अनिल सिंह जी, जरा हमारे दर्शकों को दिखाने दीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए, ये खुशनुमा तस्वीर है। ये बच्चे, ये उन नक्सलियों के बच्चे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता रहा, जिनको अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक एजेंडे के तहत भी इस्तेमाल किया जाता था। खुद नक्सली ये स्वीकार कर रहे हैं। वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रशासन, सेना, सीआरपीएफ के जवान, पुलिस प्रशासन लगातार, तस्वीरें जरा दिखाती रहिए स्क्रीन पर। ये तस्वीरें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि केवल मारा नहीं जा रहा है, बल्कि जो मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, जो समझते हैं कि बच्चों के लिए, विकास के लिए सतत क्या जरूरी है, ये नक्सलियों के गढ़ में बना हुआ स्कूल है, ये सीआरपीएफ का गुरुकुल है। और ये बच्चे उन नक्सलियों के हैं जो मुख्यधारा में आ चुके हैं। ये बच्चे अब नक्सली नहीं बनेंगे। ये है एक गुड पिक्चर, जिसे पिक्चर एक्स कहा जा सकता है। राठी साहब, अब आइए जरा इसी तस्वीर के साथ। राठी साहब देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान होता है। आप भी अभी कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रहे थे। मैंने जब आपका फर्स्ट कमेंट सुना था, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। ये जो मुद्दा था, ये राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। ये केवल छत्तीसगढ़ की परिस्थिति नहीं थी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए था, ये एक सामाजिक मुद्दा था, समाज के साथ जोड़ना। ये बात आपकी सरकार समझ रही है, आप लोग काम भी कर रहे हैं। बावजूद इसके कभी कभी गाहे बगाए ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं जो इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग दे देते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर आप राजनीति करने लगेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हल्का हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा? राठी साहब देखिए लावनी जी, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से नक्सलवाद हमारे देश में 126 जिले में फैला हुआ था और वहां पर आधारभूत सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी, विकास का कोई काम नहीं हो रहा था। अगर रास्ता बनता था तो रास्ता बनने नहीं देते थे, और बनता था तो नक्सली उसको काट देते थे। और जिस प्रकार से मैं आपको पहले ही बताया लावनी जी कि अगर कोई बीमार होता था तो किस प्रकार से चरपाई में 4-5 किलोमीटर का सफर तय करके उस मरीज को लाते थे। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप देखेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा था लावनी जी कि अगर हमारे जवान जाके सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान में आतंकवादियों को खत्म करते हैं तो कांग्रेस उसमें शहादत का सबूत मानती है। ऐसा विपक्ष हमको मिला है
नगनार में दोषी कौन है? भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में सुनिए, बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था, सुनने का साहस होना चाहिए। कांग्रेस में यही कमी है। नगनार में आदिवासियों पर गोली आप देखिए जी, तो भूपेश बघेल और आधारभूत सुविधा से वंचित जो है, अभी हम दूसरे डिबेट में बैठा था चैनल में, तो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता स्वीकार भी कर रहे थे कि 5 साल कांग्रेस की प्रदेश में सरकार रही, भूपेश बघेल सरकार रही, लेकिन हमारा बस्तर जो है, सुदूर क्षेत्र जो है, और जो आपका सरगुजा क्षेत्र है, वो आधारभूत सुविधा से वंचित रहा। कांग्रेस से प्रवक्ता स्वीकार कर रहे थे। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से लीजिए आप बोल रहे, मैं सुन रहा था ना, प्रवक्ताओं के बयान बता दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। प्रकार से डबल इंजन की काम सरकार कर रही है। और लवनी जी, हम जिस प्रकार से आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगातार लगातार जो है प्रोत्साहित की आप आत्मसमर्पण करें, सरकार आपको इस तरह के आपके प्रवक्ता देते हैं। ठीक है, आपको रास्ते से भटक गए, ठीक है, अभियान चलाइए। हर आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए सुधरने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कि उनके नौनिहालों को भी मार दिया जाए जो नक्सलवाद के रास्ते पे हैं। अच्छा चलिए, ठीक है राठी साहब और अनिल सिंह जी, फिर से वही आपने शुरू कर दिया जिससे मैं आज बचना चाह रही थी। आज तो एक अच्छी तस्वीर आई। योगेश, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा ना कि पॉलिटिकली इस पूरे के पूरे मुद्दे को ले जाया जाता है। सरकार निश्चित रूप से जिस पार्टी की सरकार होती है वो इसे अपनी सफलता बताती है, लेकिन सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं योगेश, क्योंकि आप वर्षों से इस पूरे मुद्दे को कवर करते आ रहे हैं, आपने कांग्रेस का शासनकाल भी देखा, आप वर्तमान सरकार का भी काल देख रहे हैं, क्या ऐसा बेसिक अंतर रहा है? जो सवाल मैंने अनिल जी से पूछा था कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आपके समय में ये आंकड़े नहीं आ रहे थे या इस तरीके से खात्मा नहीं हो रहा था, ये बेसिक अंतर क्या हो सकता है? आपने ग्राउंड पर क्या महसूस किया है? योगेश। लावड़ी, देखिए, जहां तक नक्सलवाद के मुद्दे की बात है, नक्सलवाद की पीड़ा को कांग्रेस ने बहुत करीब से महसूस किया है। जब दरभा नक्सली हमला हुआ था, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था उस समय का, वो पूरी तरह से जो है उस दौरान ऐसा हुआ कि बड़ा नक्सली अटैक होता है और बड़ा दर्द जो दे जाता है राज्य को और कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से। दूसरी ओर बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी के भी रहे हैं जिनको कई बार नक्सलियों के द्वारा न सिर्फ अटैक किया गया बल्कि बहुत बार हत्याएं भी जिस तरह की यहाँ पे होती रही हैं, तो एक के बाद एक क्रम उसका नजर आता है। रही बात राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की, तो देखिए यही सबसे बड़ी विडंबना का विषय है कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हो सकते थे, लेकिन जब आप नक्सलवाद की बात करते हैं तो एक जो पूरा क्षेत्र है, खासतौर पर बस्तर का, वो पूरी तरह से ये देखा जाता था कि विकास से बहुत ज्यादा दूर रहा है। लगातार ये देखा गया है लावनी, पहले सरगुजा का जो क्षेत्र था, चूंकि सरगुजा अंचल पूरी तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एक समय नक्सलवाद का जो घाव था वो सरगुजा का हर एक ग्रामीण महसूस करता था, लेकिन पहले हमने देखा कि लगातार वहां पे जो नक्सलवाद का खात्मा करने की बात थी, लगातार सरगुजा क्षेत्र से नक्सलवाद तो खत्म कर दिया गया। अब यह देखा जा रहा है कि खासतौर पे अगर बस्तर रीजन की बात करें, सुकमा, कोंटा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समय समय पर जो है कई जगहों पर यहां पे नक्सल मूवमेंट की खबरें पहले आती रहती थी, लेकिन अब जो अगर बेसिक अंतर की बात करें तो जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो साफ साफ इंगित कर रहा है कि जो मार्च 2026 यानी कि 31 मार्च 2026 का जो एक समय निर्धारित किया गया है, ये यूं ही नहीं किया गया है बल्कि इसी तरह से एक बाकायदा प्लानिंग की गई है। और जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता राजकुमार राठी जी बता रहे थे कि आसपास के जो राज्य हैं, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उड़ीसा की बात करें, ये कई ऐसे राज्य आसपास से लगे हुए, बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र हैं जहां पर कई बार ये देखा जाता था कि कई बार वहां पे जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर नहीं आता था। और दूसरी बात, जो नक्सली थे वो कई जगहों पर भाग जाया करते थे। तो अब जो है पूरी तरह से घेर कर मारने की प्लानिंग हो रही है नक्सलियों को, और खास तौर पर जो माओवादियों को मारने को लेकर जो कोऑर्डिनेशन की बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, पहले देखा जाता था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस यहां शासन में थी, अगर 2018 से लेकर 2023 के बीच में बात करें तो यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के नेता एक शुरू में कहते थे कि जिस तरह का सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो डबल इंजन सरकार की बात लगातार बीजेपी करती है, तो इस बात को लेकर वो दावा भी करती नजर आती है कि अब जो है समन्वय साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी का यह आरोप भी रहता है कि पहले भी सहयोग केंद्र से मिलता था, लेकिन राज्य सरकार की महत्वाकांक्षा नहीं थी नक्सलवाद
नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर के ऐसा आरोप भाजपा के नेता लगाते भी नजर आते हैं। लेकिन अब साफ तौर पे देखा जा रहा है कि चूंकि नक्सलवाद का विषय इतना गंभीर विषय है छत्तीसगढ़ के लिए, जो बार बार यहां पर घाव देता रहा है, कई बार ग्रामीणों को मारा जाता रहा है, कई बार हमारे जवान जो हैं वो बलिदान होते रहे हैं, बहुत बड़ा और बहुत गंभीर विषय है जिसको लेकर के जो आपस बिल्कुल में योगेश, और ये कहते भी हैं कि आप कैंसर का इलाज अगर पैरासिटामोल पैरासिटामोल से करेंगे तो कैंसर का इलाज नहीं होगा पैरासिटामोल से। इसी बात को तो समझने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसको राजनीतिक चश्मे से ही देखा गया। हालांकि इतना जरूर है कि अभी जो परिस्थिति बन रही है वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, आग यहां से निकल रही है, लेकिन पूरा जो इसका परिणाम नजर आएगा पूरे देश को लेकर नजर आएगा। अबूझमाड़ जिसे कहा जाता था, जिस तरीके से एक सप्लाई चेन थी, कहां भाग जाते थे, जिसका जिक्र अभी आपने किया भी, नक्सली अलग अलग राज्यों में चले जाते थे, अब उनको अगर खत्म किया जा रहा है, उन्हें तोड़ दिया गया है, तो यह भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है। प्रश्न भी बहुत सारे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकिन उससे पहले लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज की तारीख में एक विश्वास जगा है उन ग्रामीणों के बीच जो कभी नक्सलियों से भयभीत हुआ करते थे। ये विश्वास किस तरीके से बढ़ा, क्या कुछ खास किया गया, क्यों नहीं पहली सरकार वो विश्वास यहां पर ग्रामीणों के बीच बना पाई, इस पर भी हम अनिल जी से जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो देश से समूल नाश कर देना है नक्सलवाद का 31 मार्च 2026 तक, ये अल्टीमेटम दे दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से, और इसके बाद ही नक्सलियों में दहशत है, लगातार खात्मा हो रहा है, जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और बड़ी सफलता भी हासिल कर रहे हैं। क्या ये सफलता ही उस इमारत को गढ़ देगी, उस इमारत को खड़ा कर देगी जहां पर हम कह सकेंगे कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है? इसी पर बड़ी बहस कर रहे हैं हम आज। अनिल जी कांग्रेस से हैं, राठी साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं और योगेश ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी हैं। अनिल जी, एक महत्वपूर्ण बात देखिए, पॉलिटिकली आप दोनों पार्टी से हैं तो निश्चित रूप से आप पॉलिटिकल बात तो करेंगे, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में ये अगर सफलता मिलती है, नक्सलियों का खात्मा होता है, तो सबसे बड़ी चीज होती है ग्रामीणों में विश्वास पैदा करना। नक्सल पहले नक्सलवादियों से ये ग्रामीण डरा करते थे, भयभीत रहते थे, लेकिन आज जवानों के प्रति, सुरक्षा बलों के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है। अभी तक जैसा आपने कहा कि बहुत परेशान हैं लोग, वहां पर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लेकिन एक भी ऐसी कोई खबर नहीं आई जहां पर ग्रामीण ये कहते हुए नजर आए कि भाई हमें सुरक्षा बल परेशान कर रहे हैं, हमें ये चीजें नहीं मिल रही है। वहां तो तस्वीर ही बिल्कुल उलट गई है, वो विश्वास कायम हो गया है वर्तमान सरकार में। आपकी सरकार में वो विश्वास क्यों नहीं कायम हो पाया था? अनिल जी। अनिल जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है शायद अनिल सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है। राजकुमार राठी साहब, ये महत्वपूर्ण है विश्वास का। हाँ, अब आ रही है। चलिए, आपने प्रश्न सुना था अनिल जी? आपने मेरा प्रश्न? मैंने सुन लिया था। हाँ, जवाब दीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं लावनी जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने कभी ग्रामीणों को परेशान नहीं किया, और कभी इस तरह के सवाल छत्तीसगढ़ में उठे भी नहीं कि जवानों ने ग्रामीणों को परेशान किया है। तो वो ना पहले था ना अब है। जवान तो जाबाजी से प्रदेश की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जूझ रहे हैं। लावनी जी, दूसरा आपका सवाल था कि आपकी सरकार में आंकड़े क्यों नहीं आए। इसका मैं बहुत सीधा सा जवाब आपको दूंगा कि 2014 से 18 डबल इंजन की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। भाजपा में रमन सिंह साहब यहां थे, वहां मोदी जी थे, और 18 से 23 हम यहां सिंगल इंजन में थे। आप इतने ही आंकड़े को कंपेयर कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा आंकड़ा ज्यादा बेहतर है, और बेहतर ही नहीं है, 10 गुना बेहतर है। कितने नक्सलियों ने समर्पण किया, कितने इनकाउंटर हुए, नक्सल पुनर्वास नीति कैसे बनी, 350 स्कूल कैसे खोले गए, लोहंडीगुंडा में जमीन कैसे वापसी हुई, आदिवासियों का विश्वास कैसे वापस आया, ये आपको समझना है। तो 14 से 18 और 18 से 23 हमारी सरकार का, उधर 14 से 18 डबल इंजन को आप तुलना कर लीजिए। तो लावनी जी, एक ही बात मैं कहूंगा, कोई भी सरकार हो वो नक्सलवाद को मुक्त करना चाहती थी। सवाल इसका है कि राजनीति कौन कर रहा है साहब। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि विकास और विश्वास के बिना लोकतंत्र की बहाली नहीं हो सकती। बंदूकों से विकास और विश्वास नहीं आ सकता, सुरक्षा आ सकती है। वो काम सरकार कर रही है, पर सवाल यह है कि 2014 से 2025 क्यों लग गया इस लक्ष्य को निर्धारित करने में? क्या नियत थी
क्यों इतनी देर से नियत आई कि नक्सलवाद से मुक्त करना है प्रदेश को? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात नहीं ये तो है क्या ये सवाल कभी आपके जहन में नहीं आया? में विकास और विश्वास। ठीक है, मैंने सुन लिया आपको, लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं वर्तमान सरकार पर या बीजेपी पर, ये ख्याल आप लोगों के मन में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आपने डेडलाइन फिर तय की? उन्होंने तो कम से कम एक डेडलाइन तय की, आप लोग डेडलाइन क्यों नहीं तय कर पाए? ये तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा ना कि डेडलाइन तो फिर आपको भी तय करनी चाहिए थी, आपने मौका उनको दिया। लावनी जी देखिए, अभी अभी आपके ही यहाँ स्टेट हेड योगेश मिश्रा जी ने, विद्वान पत्रकार ने एक बात कही तो इधर उधर छिप जाते थे नक्सली। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गृह मंत्री आए या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आए तो दूसरे प्रदेशों के अधिकारी भी बैठक में बैठ रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो रणनीति है और स्वाभाविक सी रणनीति है। ये प्रयास जब से नासूर बना तो 14 से 25 क्यों आ गया ऐसा करने में, यही मेरा सवाल है। दूसरी बात, हम 14 से 25 सरकार में नहीं थे, केंद्र में, राज्य में जो बेहतर बना नक्सलियों के लिए, किसी भी मामले में नक्सल क्षेत्र में, वनांचल में विकास कैसे पहुंचे, दीदी क्लिनिक योजना कैसे पहुंचे, उनके स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कैसे बेहतर काम हो, उनको उनके वनोपज को अधिकार दिया जाए। इसका असर क्यों नहीं फिर दिखाई दिया? कभी भी आपने अगर काम होता है तो उसका एक प्रतिफल नजर दिखाई देता है, उसका प्रतिफल बताइए ना। मैंने तो आपके सामने वो आंकड़ा भी रख दिया, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वहां के नक्सली भी खुद कह रहे हैं कि क्या किया गया आपके समय में, सरकार ने क्या किया। सवाल तो उसका कोई जवाब नहीं है। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि 2018 से 23 नक्सल पुनर्वास नीति स्वस्थ नीति बनी। सबसे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया, सबसे ज्यादा। अच्छा, कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया बताइए? लगभग 4000 की संख्या में नक्सलियों ने समर्पण किया। ठीक है, और आपको मैं बता दूं 1200 के करीब नक्सली। अब मुझे बताइए कि अगर इतना ही काम हुआ था, तो फिर बीजेपी पर भरोसा क्यों जता दिया लोगों ने, क्यों जताया? और ग्रामीण इलाकों में आप जिन नक्सली क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अभी योगेश जी आपको बताएंगे कि उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती जो नक्सल से प्रभावित थे। आपने कहा कि नक्सलों नहीं, अनिल जी, क्लियर हो जाएगी। अनिल जी, इतना बड़ा जवाब आपको दे रहा हूं मैं। अनिल जी ठीक है, लेकिन आप मेरी बात को बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर इतना ही काम हुआ था तो नक्सल प्रभावित इलाकों में ही लोगों ने बीजेपी को क्यों चुना? वहां पर आपकी पार्टी को मुंह क्यों खानी पड़ी? बरकरार रखना आपका अनिल जी, निष्पक्षता आप यहाँ बैठकर मुझे मत समझाइए। मेरे प्रश्न को आप नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि इस प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं है। मैं आपसे कम से कम 5 बार पूछ चुकी हूँ। अगर आप निष्पक्ष हैं तो मेरी इस बात का जवाब दें कि नक्सल प्रभावित इलाकों में क्यों कांग्रेस को नहीं चुना गया अगर आपने सबसे ज्यादा काम किया था? इस बात का आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? दे दिया है। आप अगर बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के वोटों की गणना कर लीजिए, लगभग 50-50% दोनों दलों को वोट मिला है। और कम्युनिस्ट पार्टी को मिले वोटों को अगर हटा दें तो आपको भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिख जाएगी। योगेश जी, सच का आईना जरा दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के आईने पर अभी वो धूल जमी हुई और ये उस धूल को हटाना नहीं चाहते, ये उस धूल के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आईने की उस चमक को अभी अनिल जी नहीं देख रहे। योगेश जी, तो शायद आपके स्वाभिमान पर जम गई है लावनी जी। आप मेरे स्वाभिमान पर मत आइए, मेरे स्वाभिमान पर मत आइए। धूल तो फिर आप लोगों को उस वक्त आपका स्वाभिमान कहां चला जाता है जब आपके नेता हमारे जवानों के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करते हैं, गली का गुंडा तक करार दे दिया जाता है। नक्सलियों को किस तरीके से, अर्बन नक्सलियों को तैयार करने वाली आपकी सरकार थी। आज अर्बन नक्सल की कमर तोड़ी है इस सरकार ने, उस पूरे के पूरे घेरे को तोड़कर। आज की तारीख में अगर अभी आपकी सरकार होती ना साहब, तो अभी अगर एक नक्सली, दुर्दांत नक्सली मारा जाता तो चले जाते अभी आप लोग कोर्ट में। आपके वो जो अर्बन नक्सली थे वो पहुंच गए होते कोर्ट में, 20-20 PIL लग गई होती। आप स्वाभिमान की परिभाषा यहाँ बैठकर मत गढ़िए और ना ही मुझे सिखाइए। योगेश जी आइए, निष्पक्षता बरकरार रहनी चाहिए। चलिए योगेश जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और स्वाभिमान के साथ बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा रखिएगा योगेश। सवाल यही है अनिल सिंह जी चले गए जैसे गंभीर विषय पर मैं लगातार सुन रहा हूँ। नहीं योगेश, अनिल जी चले गए हैं क्योंकि शायद हम लगातार सुन भी रहे हैं उनको जब मैंने अर्बन नक्सलियों की याद दिलाई और जब मैंने उनको बताया कि किस तरीके से घेरा तैयार कर दिया जाता तो शायद उसका जवाब उनके पास नहीं था। बहरहाल योगेश बताइए।
देखिए, सबसे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया यही है कि जिस तरह से नक्सलवाद के विषय पर जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो इस तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप होते नजर आ जाते हैं। और निश्चित रूप से ये बात कोई झुठला नहीं सकता कि बीते कुछ महीनों में, खास तौर पे जब से यहां पर 2023 में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक, चाहे आप सुरक्षा बल के अधिकारियों से बात कर लीजिए, चाहे आंकड़े उठाकर देख लीजिए, ये इस बात को साफ साफ प्रमाणित कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में वाकई में माओवाद के खिलाफ में जो रणनीति बनाकर काम करने की मंशा है वो अब साफ तौर पे दिख रही है। और इस बात को गाहे बगाहे कांग्रेस के नेता भी स्वीकारते नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से नक्सलियों को मारा जा रहा है वो निश्चित रूप से सुकूनदायक है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से मैं लगातार सुन भी रहा था, आप देखिए जिस तरह से अनिल सिंह जी ने बस्तर की बात की, यदि बस्तर में इस तरह के मुद्दे रहते तो लोकसभा चुनाव में बस्तर में कांग्रेस को हार का सामना नहीं करना पड़ता। सरगुजा की मैंने आपको बात बताई, सरगुजा में भी बीजेपी के ही सांसद जीत कर आए हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आम लोग रहते हैं, जिनको विकास के मुद्दों से सीधा उनका समन्वय बनाने का वो प्रयास करते हैं और उनको मतलब भी उसी मुद्दों से रहता है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का विषय है, इसी की वजह से ही लगातार जो नक्सलवाद का विषय है वो कई बार सेंट्रलाइज नहीं रह जाता, बल्कि ये लोग अन्य अन्य मुद्दों को लेकर कई बार डिबेट करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि एक तरफ राजनीतिक प्रतिद्वंदता लगातार जारी है, लेकिन दूसरी ओर जब देश के गृह मंत्री बस्तर में जाकर के जवानों के शौर्य को परखते हैं, शौर्य को लगातार कहीं ना कहीं एक तरह से मोटिवेट करते नजर आते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते नजर आते हैं, तो सुरक्षा बल के जवानों का विश्वास भी पैदा होता है कि हां, जब मेरे देश का गृह मंत्री मेरे साथ आके रात को रुक रहा है बस्तर में, जब मेरे राज्य के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अगर मेरे पास आ रहे हैं तो उनका मनोबल खास तौर पे बढ़ता नजर आता है। और न सिर्फ उनका मनोबल, लावनी, जैसा आपने भी कहा कि जो स्थानीय ग्रामीण है उनके मन में लीडरशिप जैसी होती है। लीडर अगर लीडर पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ता है, वो बेस देता है, तो फिर जो साथ के लोग होते हैं वो उसी तरीके का रिजल्ट देते हैं। और ये रिजल्ट यहाँ दिख रहा है। हालांकि हमारे बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि अनिल सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने ये डिबेट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने उनसे सीधा प्रश्न पूछा था कि अगर आपकी सरकार ने नक्सलियों के लिए, उनके खात्मे के लिए काम किया था, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा पसंद किया गया, चुना गया जो नक्सल प्रभावित थे। राठी साहब, अनिल जी तो चले गए हैं, बहरहाल उन्होंने मुझे स्वाभिमान और पता नहीं किस किस चीज का पाठ पढ़ाया, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है, वर्तमान की परिस्थिति ये बता रही है कि एक आत्मविश्वास, और वो आत्मविश्वास ही आगे आने वाले समय में भारत को संपूर्ण रूप से नक्सलवाद मुक्त बना देगा। लास्ट कमेंट आपका। देखिए लावनी जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार की रणनीति काम कर रही है, और उसमें दो बड़ा कारण है लावनी जी, जो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सेना के जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। गृह मंत्री जी आते हैं, अभी योगेश जी ने बताया भी आपको कि गृह मंत्री जी खुद सेना के जवानों के साथ उठते हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, शासन की सारी सुविधा का लाभ मिलेगा। अब बताना भी चाहूंगा लावनी जी, जो प्रधानमंत्री आवास, जैसे भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को रोकने का काम किया था, हमारी जब इस प्रदेश में सरकार बनी, विष्णुदेव साय जी हमारे नेता चुने गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास पर काम शुरू किया जाएगा। और 18 लाख आवास एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं, 72 लाख व्यक्तियों के स्तर से पक्की छत छीनने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने किया था। और लावनी जी, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, सरकार उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रही है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है। मुख्य धारा में अगर कोई जुड़े तो उसे विकास के साथ जोड़ा जाए, उसके आने वाले भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाए, उनकी पीढ़ियों के भविष्य को। बिल्कुल ठीक है राठी साहब, नक्सलियों जो मुख्य धारा में आ रहे हैं, खासतौर से जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो कम से कम अपने पीछे के काले इतिहास को ना देखें, वो एक नया इतिहास लिखें। इसके लिए जो काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। थोड़े चैलेंजेस अभी है आप लोगों के सामने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो चैलेंजेस भी बहुत जल्दी खत्म होंगे और हम बहुत जल्द भारत को नक्सलवाद से मुक्त पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था नक्सलियों का, किस तरह से सनातनी समाधान हो रहा है। हमारे जवान मान में घुसकर नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, नक्सली दहशत में हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटम दिया जा चुका है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। एक वृहद और अच्छी तस्वीर हमारे बीच हो, इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।